हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी के असली प्रिडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। सेकंड मॉक टेस्ट जिसके अंदर अपने आज करने वाले हैं 50+ क्वेश्चंस, वन बाय वन वो क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस और एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कल के सेशन से आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हम कैसे प्रोसीड करें। हमने अभी तक जैसे अभी मैंने देखा कि 15 चैप्टर्स ही पढ़े हैं सर 20 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। क्या हम इन सेशंस के थ्रू बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे? मैंने पहले भी रिपीट किया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अभी 100-120 के अराउंड है, इन सेशंस के साथ में अगर प्रोसीड करता है ईजिली 200 to 250 क्रॉस कर जाएगा, 300 वाला 360 लाने के काबिल बन जाएगा। ध्यान रखना, ये सेशंस जो हैं वो आप को लग रहा है कि चलो ठीक है कुछ क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो रहे हैं, बट इन क्वेश्चंस के साथ में जो स्ट्रेटजीज आपको बताई जा रही है उन पे आपको पूरा फोकस्ड रहना है। ठीक है, अपने भाई बंधु जितने भी हैं उन सभी के साथ में आप इस को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, ताकि जितने भी आगे के जो भी सेशंस होंगे उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे मिल जाएं। वन बाय वन अपने अभी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, वैसे ही अपने प्रोसीड करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहेगा, और लास्ट के अंदर इसी सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कैसा रहा आज का सेशन। तो करते हैं स्टार्ट अपने नीट के असली प्रेडिक्शन के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन इधर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से एनालाइज करें फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन ही दमदार क्वेश्चन है। अच्छे से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी सारे जनरल पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे स्टूडेंट जो है परेशान रहता है कि सर ये क्वेश्चंस हम सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए आप क्या है, लैंग्वेज पढ़िए पहले इसकी अच्छे से शांति से। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए, इफ़ ओनली जीन क्यू इज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द गिवन एलियन डीएनए, व्हाट वुड बी द बेस्ट चॉइस ऑफ एंजाइम। आपके पास में 3 दिए हुए हैं, एक जीन, एक पी दिया हुआ है, एक क्यू दिया हुआ है और एक आर दिया हुआ है, और आपको बोला है आपको कौन सा आइसोलेट करना है। आपको आइसोलेट करना है क्यू। सबसे बेस्ट क्वेश्चन निकाल करके लेकर आया हूँ बायोटेक्नोलॉजी के आप लोगों के लिए, जिसपे बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इधर देखिए, इफ ओनली जीन क्यू इज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द गिवन एलियन डीएनए, व्हाट वुड बी द बेस्ट चॉइस ऑफ द एंजाइम। अब अपने को निकालना क्या है, क्यू। क्यू के लिए जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स दी हुई हैं, पी के लिए आपको क्या दिया है, इको R1 और बैम H1 आपको साइट यहाँ दी हुई है। हिंट थर्ड आपको दिया हुआ है क्यू के लिए, अगर आप देखें दोनों तरफ से कट लगाया जा सकता है। सेकंड नंबर अगर आप देखें बैम H1, ये बैम H1 की साइट, और ये क्या है, इको R1। अब बैम H1 आप यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी कट लगेगा, इधर भी कट लगेगा, तो PNR उनके भी जो है फ्रेगमेंटेड होने के चांसेस पूरे हैं। क्विक, जल्दी से आप आंसर करें, आपके आंसर का ही मैं वेट कर रहा हूँ। क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, जल्दी। फर्स्ट आपको दिया है कि सिंगल डाइजेशन बाय इको R1, इको R1 के अंदर दिख रहा है आपको फ्रेगमेंटेड, सिंगल डाइजेशन बाय बैम H1, डबल डाइजेशन विद द इको R1 एंड द विद द बैम H1, एंड लास्ट वन सिंगल डाइजेशन विद द हिंट 3। हिंट 3 के थ्रू जो है आप सिंगल डाइजेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। यस, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, एलियन जादू 4 मई को अगर पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया और सॉल्व नहीं आया तो फिर वहाँ पे धूप धूप करते रहना बेटा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज 4, सिंगल डाइजेशन विद द हाइंड 3। हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा हाइंड 3 के थ्रू आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके PBR 322 से बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है वो आपके सामने है। PBR 322 के जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए आप क्या है, द रिकॉम्बिनेंट इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 कैन बी क्लीव्ड बाय। अब प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 किसके थ्रू क्लीव किया जा सकता है? SAL1 इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, नो, SAL1 इज प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो साइट है। सेकंड नंबर PST1 इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, नो, PST1 इज प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। थर्ड आपको दिया हुआ है CLAV1 आउटसाइड द सिलेक्टेबल मार्कर ऑफ द जीन, बिल्कुल सही है। CLAV1 और इको R1 ये दोनों बाहर प्रेजेंट होते हैं, एंड इको R1 इन द बोथ
इन बोथ एम्पिसिलिन एंड द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन? नो। इको आर1 और जो क्लावन है ये दोनों तो बाहर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं, और साल्वन जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन होता है वहाँ पर, और पीएसटी जो होता है वो आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? फर्स्ट स्टेटमेंट इसका फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट इसका ट्रू है, और फोर्थ स्टेटमेंट इसका कैसा हो गया? फॉल्स। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास में है क्या? अगर आप ढंग से देखें ऑप्शन नंबर 2, इसमें फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, क्या आ जाएगा आंसर? आंसर इज 2। क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से एनालाइज कर लें बेटा। नेक्स्ट, अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द मीजोसोम के रिस्पेक्ट के अंदर सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द मीजोसोम। मीजोसोम के रिस्पेक्ट में इनमें से क्या गलत होगा? दे आर द फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। दीज आर द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड द लैमेली, यस। दे कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन सम प्रोकैरियोट्स, 100% ट्रू है। दे हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, यस। अब देखिए, they contains photosynthetic pigment in some prokaryotes, these are the present in the form of vesicle, tubules and the lamellae, and they helps in the cell wall formation। अगर आप ये बताएं photosynthetic pigments मीजोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होते हैं? अगर आप अच्छे से जाकर के देखें 11th NCERT, 11th ओल्ड NCERT, 11th ओल्ड NCERT की अगर आप बात करेंगे तो 11th ओल्ड NCERT के अंदर ये आपको पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 और न्यू एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 के लास्ट जो लाइंस आपको दी हुई है जहाँ पे मीजोसोम के बारे में प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। और क्रोमेटोफोर नेक्स्ट 91 नंबर पेज पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ कि सम मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन आर आल्सो सीन इन सम बैक्टीरिया, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया व्हिच हैव द फोटो पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जनरल पॉइंट मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोकाइनाबिना की अगर बात करें तो उनमें क्रोमेटोफोर देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई मीजोसोम के जो वर्क है, मीजोसोम हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया एज वेल एज द एंजाइमेटिक कंटेंट, हेल्प्स इन डीएनए replication and distribution in the daughter cells, and also helps in the cell wall formation and respiration। ये जनरल पॉइंट्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद क्या होगा आंसर? आंसर इज थर्ड, कि कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, मीजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है, देखिए, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिवन इवेंट। इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जिससे आप डिप्लोटिन की जो बिगिनिंग है उसको डिफाइन कर सकते हैं? एक छोटा सा इंटरप्शन था बेटा, स्टिल वो क्लियर जो साउंड आ रहा था उसके लिए था। हाँ, स्टिल क्या रहेगा आंसर, बताएं आप सभी। हाँ जी, इधर देखिए आप, द बिगिनिंग ऑफ, क्विक जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखें क्या है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इवेंट। अब भाई डिप्लोटिन आपको पता है, एक होता है आपका लेप्टोटिन, एक है लेप्टोटिन,
लेप्टोटीन, सेकंड नंबर क्या है जाइगोटीन, थर्ड नंबर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और लास्ट क्या है आपका डायाकाइनेसिस। लास्ट आपका डायाकाइनेसिस। अब इसमें आपसे पूछा है कि डिप्लोटीन जो है उसका स्टार्टिंग, डिप्लोटीन का स्टार्टिंग अगर अपने देखेंगे बाइवेलेंट फॉर्मेशन कहाँ होता है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन आपको जाइगोटीन में देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर आपको पैकाइटिन में देखने को मिलता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा डायाकाइनेसिस के अंदर देखने को मिलेगा, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। होता क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर जब आपको ये दोनों की जब पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हुई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन के बाद में डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जैसे डिसोल्यूशन होगा आपको क्याजमेटा दिखेगा और फिर ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा की तरफ लीड करता है। ये जनरल पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इधर देखिए आप, समझ में आया। स्टार्टिंग के अंदर लेप्टोटीन के अंदर क्या हुआ कंडेंसेशन, सेकंड नंबर जाइगोटीन में सिनेप्सिस की जो प्रोसेस होती है पेयरिंग आपको देखने को मिलती है, थर्ड नंबर पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लोटीन की अगर बात करें डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्याजमेटा, एंड लास्ट वन यहाँ पे डायकाइनेसिस के अंदर जो क्याजमेटा होता है उसका टर्मिनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? दैट्स व्हाई आंसर इज 4, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक द्विगुणित कोशिका में 18 गुणसूत्र होते हैं तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान कितनी युगली का निर्माण संभव है? बोला है इफ अ डिप्लॉयड सेल हैज 18 क्रोमोसोम, अ डिप्लॉयड सेल हैज 18 क्रोमोसोम, हाउ मेनी बाइवेलेंट्स? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं बाइवेलेंट्स के केस में। बाइवेलेंट होता क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसा आपको जिनके अंदर जेनेटिक कंटेंट डबल हो चुका है और प्रोफेस फर्स्ट के अंदर ये दोनों आ चुके हैं, प्रोफेस फर्स्ट के दो लेप्टोटीन और जाइगोटीन। जाइगोटीन की अगर बात की जाए तो जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, इसको बोला जाता है बाइवेलेंट। क्या बोला जाता है? बाइवेलेंट। और इसमें टेट्राड कंडीशन है, बट जो आपकी जाइगोटीन स्टेज होती है उसमें क्लियरली विजिबल टेट्राड नहीं होता है। तो ये बोला गया है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 18 है तो हाउ मेनी बाइवेलेंट्स आर पॉसिबल टू फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन के टाइम में कितने बाइवेलेंट बनेंगे? एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। टोटल क्रोमोसोम कितने आपके पास में? 18। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 9। तो टोटल नंबर ऑफ जो बाइवेलेंट्स होंगे वो कितने आएंगे आपके पास में? 9 बाइवेलेंट आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, क्या बोला है कि एक जनरल आपको डिफाइन किया है एक क्रॉस, जिस क्रॉस के अंदर आपको बताया है, ये देखिए आपको दिया है कैपिटल P स्मॉल p, आफ्टर दैट कैपिटल Q स्मॉल q एंड कैपिटल R क्रॉस विद कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R एंड स्मॉल r। ये क्रॉस आपको दिया हुआ है और बनने वाला जो प्रोजेनी जीनोटाइप है, तीनों ही हेट्रो कंडीशन के अंदर दिए हुए हैं। ये प्रोजेनी जीनोटाइप आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोजेनी जीनोटाइप है ना, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि इन सभी को इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड मान करके सोल्व करें। जो ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है उसके अंदर आपको बताया गया था कि इनको इंडिविजुअल हाइब्रिड अगर मान के आप सोल्व करते हैं तो कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल P एंड कैपिटल P, इनको अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P एंड स्मॉल p, तो 2/4 आपके पास में यहाँ पर ये जो प्रोजेनी के अंदर आए कितना आ जाएगा? 2/4 प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है। सेकंड केस भी आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है, एक हेट्रो और एक होमो कंडीशन के अंदर है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहने वाली है? 2/4। और थर्ड केस भी सेम ही है, ये हेट्रो कंडीशन के अंदर और ये कैसा है? होमो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहने वाली है? 2/4। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में? 1/8। समझ में आया? ध्यान रखना इंडिविजुअल, ये एक सिंगल चेकर बोर्ड बना करके मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आप, क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था कि ब्लेंडिंग होती नहीं है, तो इंडिविजुअल मोनो हाइब्रिड क्रॉस मान करके आप इसकी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से एनालाइज कर लें, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज 4, दैट इज 1/8। नेक्स्ट आ जाइए अब
कोशिका चक्कर की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा क्या होगी, इसकी अर्थ मियोसाइट सेल जो है मियोटिक प्रोडक्ट के अंदर आपको 8 पिकोग्राम डीएनए देखने को मिल रहा है। क्या बोला है इधर देखिए, अच्छे से एनालाइज करें। what will be the amount of DNA in S phase of the cell cycle if its meiotic product has a 8 picogram DNA। अब S phase में पूछा है और meiotic product में कितना है 8 पिकोग्राम, meiotic product में 8 पिकोग्राम, इट मीन्स ये मियोसिस सेकंड के बाद बना होगा 8 पिकोग्राम। तो मियोसिस सेकंड के बाद बना होगा तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा बेटा, मियोसिस फर्स्ट में ये कितना होगा 16 पिकोग्राम होगा। और मियोसिस फर्स्ट जो होता है मतलब रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में 16 पिकोग्राम, रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेकंड में ये 8 पिकोग्राम है। तो यहाँ पे आपको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, इसके बाद जस्ट आपका इससे पहले G2 S और क्या होता है यहाँ पर G1। यहाँ आपको पता है कि जब एनाफेज में आते हो तो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो नंबर जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको G2 से जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कितना रहा होगा 32 पिकोग्राम, ठीक है। और 32 पिकोग्राम तो एस स्टेज में भी कितना होगा 32 पिकोग्राम और G1 में कितना होगा ये 16 पिकोग्राम। आप कहेंगे सर और इसकी जो पेरेंट सेल होगी उस पेरेंट सेल में भी कितना होगा 16 पिकोग्राम, तभी तो जाकर के आप देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 पिकोग्राम। और आपसे पूछा किस में है, पूछा है आपको एस स्टेज के अंदर, तो एस स्टेज में कितना आ जाएगा बेटा 32 पिकोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बैक के अंदर लेकर के गया हूँ, उससे आपको सॉल्व करवाया है। वैसे आप अगर सॉल्व करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं कि भाई आपको 8 पिकोग्राम दिया है मियोटिक प्रोडक्ट के अंदर, तो इसकी जो पेरेंट सेल होगी उसमें 16 पिकोग्राम होगा, पेरेंट सेल में 16 होगा तो G1 और S में कितना हो जाएगा 32। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाइए। Which one of the given protocoordinate retains the following character throughout of life। अब throughout of life की अगर अपने बात करते हैं तो सिफेलोकोर्डेटा के अंदर आपको कैरेक्टर्स देखने को मिल जाए, कौन कौन से, डोर्सल साइड के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, बिल्कुल सही है। अगर अपने बात करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की तो आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऐसा देखने को मिलता है। एक रफ बना रहा हूँ, ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मैंने बनाया है। इसके अंदर अपर साइड के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको डोर्सल साइड के अंदर नोटोकॉर्ड मिलती है ना, ये नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनी हुई है। इसके ऊपर की साइड के अंदर यहाँ पे नर्व कॉर्ड होती है, ये ब्रेन बना दिया मैंने रफली ना समझाने के लिए। फ्यूचर के अंदर ये नोटोकॉर्ड क्या होगा, फ्यूचर के अंदर ये नोटोकॉर्ड इसको कवर अप कर लेगा, जो आपका अपर साइड के अंदर नर्व कॉर्ड बनाया है इसको कवर अप कर लेगा, वर्टिबल कॉलम की फॉर्मेशन करेगा, इट में भी कार्टिलेजिनस और इट में भी बोनी, ठीक है। तो डोर्सल साइड के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, एनिमल के अंदर डोर्सल साइड ये रही और वेंट्रल साइड ये रही, तो यस डोर्सल साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही है। परफोरेटेड लेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट, यस ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। पोस्ट एनल टेल, ये पोस्ट एनल टेल यहाँ पे जो है पोस्ट एनल टेल एनस के जस्ट उसके ये एग्जैक्ट मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं किया है, पोस्ट एनल टेल आपको देखने को मिलेगी। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल साइड के अंदर होलो नर्व कॉर्ड, बिल्कुल सही है। अब बट ये सारे कैरेक्टर रिटेन रहे थ्रू आउट ऑफ लाइफ। जो दो होते हैं, एक होते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, एक होता है आपका यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो टेल लार्वल जो लार्वा होती है उसकी टेल के अंदर आपको रिटेन देखने को मिलता है, बट जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है उसमें थ्रू आउट ऑफ लाइफ आपको नोटोकॉर्ड जो है वो देखने को मिलेगी और ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें 3 एग्जाम्पल जो आपको दिए हो किसके, ये जो सेल्पा है यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है, डोलियोलम यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया यूरोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियोक्सिस लैंसलेट जिसको अपने बोलते हैं, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका सिफेलोकॉर्डेटा का। सो आंसर इज 3। समझ में आया बेटा? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बेटा, गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट, which of the following condition is applicable during the passive filling of the ventricle। पैसिव फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, कौन सी इनमें से कंडीशन एप्लीकेबल होगी पैसिव फिलिंग के टाइम में? स्टार्टिंग के अंदर पैसिव फिलिंग का मतलब जॉइंट डायस्टॉल की बात की जा रही है। स्टार्टिंग के अंदर ये कितना है 0.1, 0.3, 0.4, 0.1, 0.3, 0.4। जब 0.4 की कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर आपका एट्रिया भी रिलैक्स स्टेट में होता है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेट के अंदर होता है। और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन। नॉर्मल कंडीशन की अगर अपने बात करें ठीक है, तो जब रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एक रफ स्ट्रक्चर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। इधर देखिए आप,
ठीक है। अब इसके अंदर जो सेप्टा रहता है यहाँ पर, ये डायरेक्टली ओपन रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, डायरेक्टली ओपन। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कैसे होंगे, ओपन होंगे, ये भी रिलैक्स स्टेट में, ये भी रिलैक्स स्टेट में, ये भी रिलैक्स स्टेट में, ये भी रिलैक्स स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ऑरिकल इन रिलैक्स स्टेट बिल्कुल सही है, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट गलत हुआ। वेंट्रिकल इन रिलैक्स स्टेट फर्स्ट एंड लास्ट आपका गया। और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन, दैट्स व्हाई आंसर इज 3। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें। नेक्स्ट देखिए आप, ऑल द गिवन ऑप्शंस आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक्सेप्ट, इनमें से सभी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का नहीं है, ये आपसे बोला हुआ है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जानते हो आप, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर देखो भाई, मैंने आपको पहले बोला रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजिस्ट अगर आप अच्छे से जानते हैं, ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, और इनकी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सेम। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब एनालोगस, एनालॉजी ये शो करते हैं, और यहाँ ओरिजिन इनका क्या है, डिफरेंट। ओरिजिन क्या है, डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, और वर्क क्या होगा, सेम। कन्वर्जेंट मतलब एक तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं ना, ये कैसा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बताने का तरीका है, बाकी तो आप अच्छे से समझते हैं। इधर देखिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड द प्लेसेंटल मैमल, यस, ये एनसीईआरटी ने डायरेक्ट आपको इनके डायग्राम के नीचे भी लिख करके दिया हुआ है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड द डॉल्फिन, ट्रू है। आइज ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इनका ओरिजिन अलग अलग होता है, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, बट फंक्शन क्या है दोनों का, सेम। विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड द फ्लिपर ऑफ द वेल्स, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, अगर अपने मतलब अगर बात करते हैं, सॉरी, विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड द फ्लिपर ऑफ द वेल, इन दोनों का वर्क ओरिजिन सेम है बट वर्क क्या है, डिफरेंट, दैट्स व्हाई 4 जो आपको दिया हुआ है, फोर्थ एग्जांपल, वो होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है रेदर देन एनालॉजी, दैट्स व्हाई बिल्कुल सही बेटा। अच्छे से ध्यान रखना, अगर सेम आपसे इसका जस्ट अपोजिट पूछ लेता डाइवर्जेंट का, तो डाइवर्जेंट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक सिंगल पॉइंट से निकल करके, और फिर ये बाहर की तरफ डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। एडेप्टिव रेडिएशन को भी ये बता सकता है, ये डाइवर्जेंट और एडेप्टिव रेडिएशन। गड़बड़ मत करना, जनरल पॉइंट है। सो आंसर इज क्या रहेगा इसका आंसर, 4। पूछा हुआ है इको R1 की जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 की रिकॉग्नाइजेशन साइट, ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा, GAATTC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो आपको मिलता है GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या होगा, GAATT और C, ये क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इको R1 जो होता है, इको R1 आकर के कट लगाता है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, दिख रहा है आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर। एक होते हैं स्टिकी एंड, एक होते हैं ब्लंट एंड। ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड आपको स्टिकी एंड दिख रहा है आपको, फ्लैंकिंग इसके अंदर आपको ओवरहैंग देखने को मिलेंगे। तो ये जो साइट आपको देखने को मिलती है, ये इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। सबसे पहली बात आप सीक्वेंस ही देख लें, GAATTC फर्स्ट में ही नहीं है, सेकंड के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा, मतलब थर्ड के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, सेकंड के अंदर एग्जैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, और फोर्थ के अंदर भी नहीं है। उसी से ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए, बोला हुआ है कि सहेली सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सहेली एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, वो आपको डिफाइन करना है। डेवलप बाय द CDRI, यस, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, CSIR लैब है ये। वंस अ वीक पिल विद मिनिमम साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही है। नॉन स्टीरॉयडल है, बिल्कुल सही है। वर्क बाय द इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ द FSH एंड LH, नो, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे इम्पैक्ट डालती है, FSH एंड LH के पे डायरेक्टली कोई इसका इनिबिशन आपको देखने को नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई आंसर इज 4। आपको एलिमिनेशन मेथड इसमें फॉलो करना है। NCERT में जो मेंशन है, CDRI का मेंशन दिया हुआ है, वंस इन अ वीक आपको डिफाइन किया हुआ, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन आपको दिया हुआ है, तो बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड इन इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको लगाना है, क्लियर। नेक्स्ट, जनरल एंजाइम के अंदर ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर डिफाइन करना है कि कौन कौन सा जो लेबलिंग है वो किसको डिफाइन करती है। ए किसको डिफाइन करता है, ए डिफाइन करता है यहाँ पर आपको ट्रांजिशन स्टेट को, जो ए दिया हुआ है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं,
ए डिफाइंस अ ट्रांजिशन स्टेट, ये किसको डिफाइन करता है? ट्रांजिशन स्टेट, ये वो स्टेट होती है जहाँ पे एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या होती है? मिनिमम। सेकंड नंबर बी किसको डिफाइन करता है? बी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, बी डिफाइन करता है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जनरल आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सी जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, किसको डिफाइन कर रहा है ये? विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। और डी किसको डिफाइन करता है? डी डिफाइन करता है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। देखो भाई सीधी सी बात है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको बताए जा रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अच्छे से आने चाहिए। इन पे बेस्ड जो सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है, पोटेंशियल एनर्जी, बी थर्ड नंबर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, फर्स्ट ही लग रहा है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आपको आंसर ही फर्स्ट में मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मिसमैच इनमें से कौन सा है? माइक्रोफिलस सेलेजिनेला के अंदर छोटी छोटी लीफ आपको देखने को मिलती है। यस, सेलेजिनेला को अगर आप ढंग से देखें ऐसा आपको सेलेजिनेला के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी आपको लीव्स देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मैक्रोफिलस फर्न के अंदर बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। लीफी स्टेज इन प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया मॉसिस के अंदर होता है। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू आपको मॉसिस के अंदर नहीं देखने को मिलते। मार्केंशिया किसका एग्जांपल है? लीवरवर्ट का एग्जांपल है, मतलब ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं देखने को मिलते। मार्केंशिया किसका एग्जांपल है? लीवरवर्ट का एग्जांपल है। और इसके अंदर आपको जो है ट्रैक्योफाइट नहीं होते हैं, इसमें जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिलता। वेस्कुलर टिश्यूज इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज 4। नेक्स्ट पूछा हुआ है मॉर्फोलॉजी से आपका ये क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स आर जाइगोमॉर्फिक, जिनको आप एक सिंगल जो है एक्सिस से ही 2 इक्वल हाफ के अंदर जाइगोमॉर्फिक आप ये मान सकते हो बाइलेटरल। क्या बोल सकते हो इसको? बाइलेटरल आप इसको बोल सकते हो। और बाइलेटरल के जो एनसीईआरटी ने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं वो दिए हुए आपको पी केशिया, बीन, गुलमोहर, ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं। तो मस्टर्ड, दतूरा, चिली, गुलमोहर, बीन। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज 2। क्लियर? पी प्लांट के अंदर आपको इस टाइप से वैक्सिलरी एस्टिवेशन जब देखने को मिलता है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अपर साइड में स्टैंडर्ड है, लोअर साइड के अंदर ये आपको साइड में जो आपको देखने को मिलते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विंग्स को। ये स्टैंडर्ड है, ये कील आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। ये क्या है इसका? स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड। या फिर इसी के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, वैक्सिलम। क्या वर्ड यूज करते हैं? वैक्सिलम। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम वैक्सिलम। ओवरऑल आप इसको एक सिंगल मिड एक्सिस से 2 इक्वल हाफ के अंदर कट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर? फैबेसी फैमिली बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए अब। क्या डिफाइन किया है? स्थायी उत्तक के संदर्भ में चैप्टर नंबर 6 अपने प्रोसीड कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो एंड डेड सेल, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। कोलनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोन्स। वैसे भी कोलनकाइमा डाइकोटिलेडोन्स के अंदर होता है, मोनोकोट्स के अंदर आपको कोलनकाइमा देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है। पैरेन्काइमा थिक सेल वॉल कंपोज ऑफ सुबेरिन। इधर देखिए बेटा, पैरेन्काइमा के अंदर आपको सुबेरिन का डिपोजिशन बता रहा है बेटा? नहीं, पैरेन्काइमा जो होती हैं जनरल आपको मेरिस्मेटिक सेल्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या दिया? स्क्लेरिड। स्क्लेरिड इज अ स्फेरिकल, ओवल और द सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव द हाईली थिकन सेल वॉल, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। ये देखिए क्या आ जाएगा? आंसर इज 3। आपसे पूछा है मिसमैच जो पेयर आपसे पूछे है, आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर इज 3। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऐसे हैं इंपॉर्टेंट? अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? ऑटोसोमल रिसेसिव बताना है बेटा आपको, ऑटोसोमल रिसेसिव। और इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि एसटीपी पर एचसी वर्मा नहीं पढ़नी। एचसी वर्मा
नहीं पढ़नी, ये आपको बताया था। अरे का मतलब क्या है बेटा? अरे का मतलब है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, और ये डिफाइन करता है रेसेसिव को। ये ऑटोसोमल रेसेसिव को डिफाइन करता है, ये जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया आता है। और बचे हुए जो दोनों हैं वो कैसे हैं? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है। अरे एसटीपी पे एचसी वर्मा नहीं पढ़नी। मैं बता देता हूँ, सुपर ट्रिक है, इसके बिहाफ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर जाओगे ना, ध्यान रखना। इधर अच्छे से देखें। अब इसके अंदर हीमोफीलिया, ये आपको देखना हो, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस बोथ आर एक्स लिंक्ड रेसेसिव, तो ये गया। फिनाइल कीटोन्यूरिया बिल्कुल सही है, सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल सही है, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट, गड़बड़ मत करना। पेपर के अंदर अच्छे से ध्यान से देख लेना कि क्या पूछा गया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया बोथ आर ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। समझ में आ गया होगा आपको, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए, क्या पूछा गया है कि इनमें से कितनी स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनके अंदर आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स गिवन आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई में है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में है, टर्शरी ब्रोंकाई में है, इनिशियल ब्रोंक्यूल में है और एल्विलाई के अंदर नहीं है। आपको भी पता है, स्टार्टिंग के अंदर अगर अपने बात करते हैं, ये ट्रैकिया 5th नंबर वर्टिब्री पे ये बाइफर्केट होकर के फिर आगे प्राइमरी के बाद में ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद में टर्शरी, टर्शरी के बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल। जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका टर्शरी। टर्शरी के बाद में जैसे ही आप इनिशियल ब्रोंक्यूल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक आपको सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग मिलेंगे। ये जो बना देता हूँ मैं ऐसा आपको, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंकाई, 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 और ये फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, यहाँ तक आपको सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलते हैं। तो दैट्स वाई आंसर इज 5। टोटल स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें कितनी हैं इसके अंदर, 5 आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, अच्छे से देख लें। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट मैच आपसे पूछा है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, आपको भी बताया एक क्वेश्चन फिक्स है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा रहा हूँ, N*25, पता है ना इसका मीनिंग क्या होता है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लें, इस पे बेस, इस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैसे सॉल्व करना है, ऐसे आप इसको पार्टीशन फटाफट, जैसे ही क्वेश्चन आता है स्टिल फटाफट इस तरीके से एक, देखो रैंडम हवा में क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। रैंडम हवा में क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे गलत होगा। रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब इनको सभी को काउंट करते जाओ और ऐड ऑन करते जाओ। आपसे पूछा जाए रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 1100 टू 1200 आपको रिजर्व वॉल्यूम देखने को मिलेगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100, ये कितना हो जाएगा 500 ml, और ये कितना होता है 2500 टू 3000 ml। ठीक है, अब आपसे पूछा है IRV बिल्कुल सही है, ERV 1000 टू 1100 बिल्कुल सही है, RV बिल्कुल सही है। FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज अ रेजिडुअल वॉल्यूम विद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जो एयर अपने लंग्स के अंदर रिटेन रह जाता है, उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की कैटेगरी के अंदर अपने रखते हैं। दिख रहा है आपको ये वाला। तो इन दोनों को अगर आप ऐड ऑन करते हो तो कितना बनता है, ये 2100 टू 2300 के अराउंड बनता है, और ये कितना दिया है 3000 टू 3500। सो इसमें जो मिसमैच है वो क्या है आपका 4th नंबर FRC। क्लियर? बेटा आप पढ़ो, अच्छे से आप पढ़ें, बस आपका फोकस जो वो पढ़ाई पे रहना चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि आप हमेशा जहाँ से जो आपको बेटर मिले वो आप एब्जॉर्ब करें और अपने गोल को अचीव करने के लिए आप उस पर लगाएं। ठीक है, इधर आ जाओ। बिल्कुल गलत बात है कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी आप बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इधर देखिए आप, इधर देखिए। नेक्स्ट
आपका फोकस इस पे रहना चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद में ये पूरा जो क्वेश्चन आपके बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, अगर आपको ढंग से समझ में आ रहा हो, स्टार्ट जब मैंने किया था तो एक एक चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन जो मैंने लिया स्टार्टिंग के अंदर, ये क्वेश्चन आपका बायोटेक का, सेकंड क्वेश्चन आपका बायोटेक का, थर्ड क्वेश्चन मैंने सीधा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से उठाया है, आफ्टर दैट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, आफ्टर दैट जेनेटिक्स से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे कैसे स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं इन डेटाज पे, आफ्टर दैट एनिमल किंगडम का ये बेस्ट क्वेश्चन, फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये आपका इवोल्यूशन से क्वेश्चन उठाया गया है बेटा, ये आपका क्वेश्चन फिर से बायोटेक से इको R1 पे बेस्ड था, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद में एंजाइम 9 नंबर चैप्टर बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन था, ये आपका प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आफ्टर दैट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आफ्टर दैट देखिए आप ये जेनेटिक्स का फिर से जो डिजीज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, सेकंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। अब है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एक एक चैप्टर को आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है प्रिडिक्शन ऐसे ही दे दिया, प्रिडिक्शन ऐसे नहीं दिया जाता है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस किस चैप्टर में क्या क्या चीजें जो हैं वो आने लायक है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं वो ही बताई जा रही हैं बेटा, अच्छे से आप देखें। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, इस चैम्बर के अंदर ये जो लोअर साइड के अंदर आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है ना, ये कैसा होता है थिकर, ये कैसा होता है थिकर, और मिड लाइन हमेशा कैसी होती है मस्कुलर, ये आपको कैसा देखने को मिल रहा है फाइब्रस। इसको आप अच्छे से देखें, अब आपके सारे आंसर आ जाएंगे ना, सारे आंसर आपके पास में आ जाएंगे। जो ये दोनों, इन दोनों के बीच में ये कैसा होता है थिन होता है, ये कैसा होता है थिकर होता है, और ये कैसा होता है थिकर होता है। अब इसको क्या बोलते हो इंटर ऑरिकुलर, तो आपसे बोला है इंटर एट्रियल सेप्टा कैसा होगा, थिन होगा मस्कुलर होगा, बिल्कुल सही है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा कैसा होगा, थिन वॉल्ड होगा, थिन वॉल्ड टिश्यू आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा थिक और फाइब्रस है, थिक और फाइब्रस देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा थिन और फाइब्रस कोड का नहीं होता है, ध्यान रख लेना कैसा होता है ये थिक और फाइब्रस। एनसीईआरटी के अंदर क्लियर कट आपको दिया हो बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे आप फोकस रहें। और मैं N*25 दिख रहा है आपको, इस पे N*25 लगाया बेटा, अच्छे से ध्यान दें। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अभी तक नीट एग्जाम के अंदर यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लास्ट 15 ईयर की हिस्ट्री के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर जहाँ ह्यूमन हार्ट दिया हुआ है, स्टार्टिंग में आपको बताया ना क्लेंच फिस्ट वाला जो पॉइंट बताया हुआ है, वहीं पर ये मेंशन किया हुआ है। हम लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में डिजीज बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है। व्हाट इज यूरेमिया, यूरेमिया क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिया की जो अमाउंट है उसका बढ़ना, क्या होता है यूरेमिया। सेकंड नंबर जॉन्डिस, थर्ड नंबर जो जॉन्डिस दिया, डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट्स इन स्किन एंड आई इज अ जॉन्डिस। सी का क्या हो जाएगा आपका 5। गाउट क्या होता है, गाउट यूरिक एसिड का जो है एक्यूमुलेशन, हाई यूरिक एसिड अगर अपने को देखने को मिले तो फर्स्ट के अंदर आपका दिया है हाई यूरिया इन ब्लड, ए का 3 आपके पास में 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन क्या हो गए कट हो गए हैं। सी का 5, ए का 3 और सी का 5 एक ही ऑप्शन है, ये रहा। बी का क्या आ जाएगा आपका 1, डायबिटीज मेलेटस, हाई ग्लूकोज इन यूरिन, डायबिटीज मेलेटस को डिफाइन करता है, बिल्कुल सही है। गाउट के अंदर हाई यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, बिल्कुल सही है। गाउट इज अ डाइटरी डिसऑर्डर जिसके अंदर यूरिक एसिड डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। मैच जो कॉलम आपको देखने को मिल रहा होगा, चैप्टर नंबर 19 और 20 दोनों को मैंने क्या किया है अटैच कर दिया, जिसके अंदर जॉन्डिस, डायबिटीज मेलेटस, यूरेमिया और गाउट, इन चारों के बिहाफ पे आपको बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या होगा इसका आंसर, आंसर इज 3। नेक्स्ट, जॉइंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपका इस साल आने के पूरे चांसेस हैं। वैसे आपको बता देता हूं, लास्ट ईयर भी जॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। 2024 का आप पेपर उठा के देखेंगे, आपको जॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जॉइंट के साथ साथ वो जो डिजीज दिए, डिजीज पे बेस्ड क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस हैं। जॉइंट के बाद में आपको माइस्थेनिया ग्रेविस दिया हुआ है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपको दिया हुआ है, आर्थराइटिस दिया हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस दिया हुआ है, टिटेनी दिया और गाउट दिया है। ये सारी जो डिजीज है इस पे बेस्ड, इसी वजह से वो पहले वाला क्वेश्चन आपको क्या बताया था, डिजीज बेस्ड बताया था। सेकंड नंबर जो आपको डिफाइन किया था, सेकंड नंबर
अब आप अच्छे से एनालाइज करें। जॉइंट बेस फाइब्रस जॉइंट क्या बोला, कॉलम 1 कॉलम 2 आपको दिया है और बोला है कि फाइब्रस जॉइंट आपके स्कल के अंदर आपको देखने को मिलता है, स्कल की सूचर्स के अंदर। तो ए का वन आपके पास में दो ऑप्शन है बेटा, ठीक है। बी कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, बी का 3, आंसर इज 2। सी का पाइवॉइड जॉइंट की अगर अपने बात करें तो पाइवॉइड जॉइंट के अंदर आपको बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, एंड लास्ट वन सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। क्लियर? सो आंसर इज 2। नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर क्लियर कट आपको एरिथ्रोपोइसिस का नहीं दिया हुआ है। ये 11th एनसीईआरटी के अंदर एरिथ्रोपोइसिस के अंदर जनरल पॉइंट बताए हुए हैं, बट जो एक पॉइंट जिसपे बच्चा जो है वो क्वेश्चन गलत करने के पूरे चांसेस रहेंगे। 11th एनसीईआरटी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर की जो समरी है, समरी में टेस्टिस के बारे में दिया हुआ कि टेस्टिस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी एरिथ्रोपोइसिस के अंदर हेल्प करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन बताया है मैंने। ग्रुप ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज थाइमोसिन इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थाइमोसिन गया यहाँ से, ग्रोथ हार्मोन आपसे यहाँ से गया, इधर फिर से क्या आ गया आपका थाइमोसिन, दिख रहा है मैं आपको जो कट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ आपको, थायरॉक्सिन। यस, थायरॉक्सिन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिख करके दिया हुआ है। टेस्टोस्टेरोन जो आपको टेस्टिस से रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, सिंपल। कॉर्टिसोल एंड एरिथ्रोपोइटिन, ये सभी के सभी क्या है, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद हार्मोन के उस समुच्चय का चयन कीजिए। सेलेक्ट द सेट ऑफ द हार्मोन दैट बाइंड्स टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड अप करने वाले कौन से होते हैं बेटा, स्टीरॉयडल होते हैं। एंड इट्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट विद द जीनोम, और जो डायरेक्टली जीनोम से इंटरेक्ट करते हैं, जिनमें सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन नहीं होती है। जो पेप्टाइडल होते हैं उनमें सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन होती है, और सेकेंडरी मैसेंजर आपका कैल्शियम +2 है, IP3, फोस्फोटाइडल आइनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड साइक्लिक AMP है। लिखा हुआ मिले तो आपको डैग, डाई एसाइल ग्लिसराइड भी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह हुआ करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से इस पे सर्कल लगा रहा हूं और लिख रहा हूं, डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है N*25। उसके बाद इसका जो दूसरा बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जीनोम से इंटरेक्ट करने वाले वो आपको बताया, बट इसको याद रख लेना बेटा अच्छे से, ठीक है। इधर आ जाइए, क्या है कॉर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरोन, LHFSH, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीनेशियस है। एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड बेस आप बोल सकते हो, एमीन ग्रुप। एस्ट्राडायोल आपका स्टीरोडल कंटेंट रहता है। इंसुलिन पेप्टाइडल कंटेंट है। दैट्स व्हाई आंसर इज 4, जिसमें कॉर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों आ रहे हैं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 4। नेक्स्ट देखें, एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन है, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो मैच है वो इनकरेक्ट है। पेट्रोमाइजोन अनपेयर्ड फिन्स मिलते हैं, बिल्कुल सही है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होते हैं बिकॉज ऑफ जॉलेस फिशेज इसी के अंदर आती हैं। प्रेस्टिस आरा मछली, प्लेकॉइड स्केल, ये कॉन्ट्रिकथिस का मेंबर है। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, वेंट्री लोकेटेड माउथ होते हैं। यस, इनके अंदर आपको ऐसा जो माउथ देखने को मिलेगा वेंट्रल साइड के अंदर, ये मैंने कॉन्ट्रिकथिस के लिए लिखा है बेटा, ये फ्रंट के अंदर माउथ नहीं होता इनके अंदर वेंट्रल साइड के अंदर आपको माउथ देखने को मिलता है ना, ऐसा, ठीक है। थर्ड नंबर, हिप्पोकैम्पस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हिप्पोकैम्पस किसका मेंबर है, ऑस्ट्रिकथिस का मेंबर है बेटा। ये किसका मेंबर है, ऑस्ट्रिकथिस का, ठीक है। तो ऑस्ट्रिकथिस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दैट्स वाई मिसमैच तो आपका 3 आ गया। इक्थियोफिस एम्फीबियन है, स्केललेस बॉडी, 3 चैम्बर हार्ट। यस, एम्फीबियन के अंदर देखने को मिलता है। लिम्बलेस एम्फीबियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन। इक्थियोफिस, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा जो है मैच, 3rd, इसका क्या है, गलत है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद में सीक्वेंस बेस्ड। मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो पेपर हुए हैं, चाहे वो 2023 के हुए या 2024 के, उसमें सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं कि इवेंट्स, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उस पर बेस्ड क्या है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द मिल्क आउटसाइड इज लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में मेमरी डक्ट, नो, गलत हो गया। एल्वियोलाई के बाद में मेमरी डक्ट नहीं, पहले ट्यूब्यूल आती है, मेमरी ट्यूब्यूल, आफ्टर दैट मेमरी डक्ट आती हैं, फिर लैक्टिफेरस डक्ट और एम्पुल आपको देखने को मिलते हैं। मेमरी लोब, मेमरी ट्यूब्यूल, फिर लैक्टिफेरस डक्ट एंड आफ्टर दैट मेमरी डक्ट, नो।
एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई से मेमोरी टिब्यूल, बिल्कुल सही है। मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी डक्ट एंड मेमोरी डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट, 100% ट्रू है। क्या रहेगा फोर्थ स्टेटमेंट, जो 4 ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर क्लियर कट आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कि एल्वुलाई से मेमोरी टिब्यूल, टिब्यूल से डक्ट, डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर ही आपको मिल्क रिलीज होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट बोला है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ऐसे नोड मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, बिल्कुल सही है। लब लॉन्गर हार्ड साउंड होती है, लब जो होती है वो कैसी होती है, इंटेंसिटी चाहिए कम हो बट लॉन्गर हार्ड साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंटिकुलर सिस्टोल, 100% ट्रू है। QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स जो आपको देखने को मिलता है, QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर ये QR और S, QRS डिफाइन करता है वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन को। यस, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इज 120/80, 120/80 तो नॉर्मल होता है बेटा। हाइपरटेंशन आपसे पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट मैच, तो आंसर तो आपका आ गया। आंसर क्या आ गया, हाइपरटेंशन। दिख रहा है आपको, क्या होगा 4। नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद में, द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन इज द पोर्शन ऑफ मायोफाइबल प्रेजेंट इन बिटवीन। फंक्शनल यूनिट बोला भाई, मायोफाइबल के अंदर जो फंक्शनल यूनिट आपको देखने को मिलती है, तो 2 सक्सेसिव जो जेड लाइन्स होती हैं, आपको भी पता है कि मायोफाइबल्स की अगर बात की जाए, ये 2 सक्सेसिव जेड लाइन्स, ये एक जेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको एक जेड लाइन देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में ये आपको ए बैंड देखने को मिल रहा है। क्लियर, ये 2 सक्सेसिव जेड लाइन, ये एक जेड लाइन आपको देखने को मिला, ये सेकंड एक आपको जेड लाइन देखने को मिला। इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपके मायोसिन दिख रहा है आपको। इन दोनों जेड लाइन के जो बीच में एक फंक्शनल आपको यूनिट देखने को मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 सक्सेसिव जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन और ए बैंड, 2 सक्सेसिव ए बैंड, 2 सक्सेसिव एच जोन, नो। क्लियर। इसके क्वेश्चंस जो सॉल्व करने के लिए आपको पहले भी मैंने बताया था कि आप हीमा दास को याद रखें और हीमा दास से आप हिमाज को याद रखें। ऐसे यहाँ पे एच जो जोन होता है, एच जो जोन होता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन हमेशा छोटा होगा। आई बैंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में कैसा होगा, छोटा होगा। एम लाइन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ए बैंड पे कोई इंपैक्ट नहीं है, जेड लाइन हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। ध्यान रखना, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन हीमा दास से आप इसको याद रख सकते हो, जिसमें एच जोन जो क्या होगा एच जोन दिख रहा है, जो बीच का जोन है ये कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। एम लाइन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, गड़बड़ मत करना, इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड जैसे ही क्वेश्चन आता है तो साइड में ये आप लिखिए और ये लिख करके अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, अब आ जाइए क्या बोला हुआ है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जेनेटिक्स का। टेस्ट क्रॉस इज नॉट रिक्वायर्ड टू नो द जीनोटाइप फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर गिवन बिलो दैट शो। इनमें से कौन से कैरेक्टर जिनके लिए टेस्ट क्रॉस आप नहीं लगा सकते, भाई जिसके अंदर ब्लेंडिंग होगी उसमें आप टेस्ट क्रॉस अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं है वहाँ पे आप टेस्ट क्रॉस इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं है तो टेस्ट क्रॉस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आप टेस्ट क्रॉस नहीं लगा सकते। कोडोमिनेंस के अंदर भी आप टेस्ट क्रॉस लगा करके नहीं पता कर सकते हैं अननोन जो आपके पास में जीनोटाइप दिया हुआ है। दैट्स व्हाई टेस्ट क्रॉस इज नॉट रिक्वायर्ड टू नो द जीनोटाइप ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। सो आंसर इज ए 1। क्लियर। नेक्स्ट, अब आ जाइए, पूछा हुआ है कि 4th स्टेटमेंट आपको दी हुई है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विद ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। जेनेटिक मैप आर यूज टू सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, जेनेटिक मैप को होल जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। इंडिपेंडेंट होती है क्या, ये तो बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट नहीं होती भाई, डिपेंडेंट होती है। जीन जितने पास पास होंगे उनके साथ साथ जाने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे और क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो परसेंटेज होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो ये 2 ऑप्शन गए। थर्ड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पर सोमेटिक सेल इन द मेल ग्रासहोपर इज सेम इन द फीमेल ग्रासहोपर, नो। XO जानते हो, मेल ग्रासहोपर में एक क्रोमोसोम क्या रहता है, कम रहता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सी स्टेटमेंट भी क्या हो गया इसका, फॉल्स। तो फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड नंबर कैसा है, फॉल्स, थर्ड नंबर भी कैसा है, फॉल्स। इन हनी बीज मेल एंड द फीमेल इंडिविजुअल हैव डिफरेंट प्लॉइडीज इन देयर सोमैटिक सेल, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई आंसर इज 1। क्लियर। नेक्स्ट,
अब आ जाइए सिंपल जनरल फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक क्वेश्चन फिक्स है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इस बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। ग्लाइकोजन सिंथेसिस किसके थ्रू होता है, समरी में दिया हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, अच्छे से जाकर के देख लेना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रू है। गोल्जी एपरेटस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रू स्टेटमेंट है। लाइजोसोम, लाइजोसोम की अगर बात की जाए, हैज एल्केलाइन कंडीशन इनसाइड, नो। लाइजोसोम के अंदर आपको कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, लाइजोसोम के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करते हैं, दैट्स वाई। थर्ड इज मिसमैच्ड एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल की तरह बिहेव करता है, 100% ट्रू है। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट देखें आप, वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेज फर्स्ट एंड ऑफ द मियोसिस एंड द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। प्रोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन, दोनों में कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होती है, न्यूक्लियर एनवलप बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट, ये भी होता है। डिफरेंस पूछा है ना, मेजर डिफरेंस पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन प्रोफेज फर्स्ट, लेप्टोटिन के बाद में जाइगोटिन के अंदर आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जाइगोटिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ कंडेंसेशन देखने को मिलता है, पेयरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर पेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पे आपको पेयरिंग देखने को नहीं मिलता है। मेटाफेज प्लेट पे इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम होते हैं इस तरीके से अलाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटाफेज प्लेट पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से आपको अलाइन होते हुए दिखेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम है ना। तो ध्यान रखना मेजर जो इनके अंदर डिफरेंसेस आता है वो डिफरेंसेस किसका है, पेयरिंग का। क्लियर। नेक्स्ट इधर आ जाइए। In ETS mitochondria, the mobile electron carrier that transfers its electron from complex 2 to complex 3 to complex 4। ETS की अगर आप बात करें तो ETS के अंदर आपको इस तरीके से एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स 1, ये यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स 1 देखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 2 को कहीं पे भी बना सकते हो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। और आपको बोला गया है कि 3 से 4 थर्ड टू 4 पे जाना है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 से किसके पास में जाते हैं, 3, 2 से किसके पास में जाते हैं, 3, और 3 से साइटोक्रोम सी के थ्रू कहाँ जाते हैं, 4 के पास में ये जाते हैं। तो 3 से 4 के अंदर जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है वो किसकी वजह से, साइटोक्रोम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, आपसे कोई पूछे कहाँ प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड के अंदर ये देखने को मिल रहा है। गड़बड़ मत करना बेटा, अच्छे से एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर रहे। नेक्स्ट आ जाइए, जो आपका माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बायो फर्टिलाइजर वाला लास्ट के अंदर बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स दिए हुए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक आपके जो भाई बंधु सो गए हैं उनको आप एक बार जाकर के जगा दीजिए, कैसे कैसे चीज़ें जो है प्रोसीड हो रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। देखिए आप, ट्राइकोडर्मा न्यूक्लियोपोलीहेड्रोसिस वायरस जो होते हैं वो पैथोजन दैट अटैक्स द इंसेक्ट। तो बी का 1 बेटा एक ही ऑप्शन आपके पास में, हाँ देखिए आप, ट्राइकोडर्मा कॉमन इन रूट इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है। और लेडीबर्ड जो है कंट्रोल एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल मॉस्किटो। सो आंसर इज बी। इंपॉर्टेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स जो लास्ट के अंदर आपको दिए हुए माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, अच्छे से जाकर के देख लें। सारे पॉइंट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग टू दीज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर के बारे में यहाँ पे ये जो दिए हैं ये बायो कंट्रोल एजेंट है। कल मैंने जो एक क्वेश्चन लिया था उसमें फर्टिलाइजर्स के बारे में, जहाँ पे एनाबीना अच्छे से पता होना चाहिए, राइजोबियम, एनाबीना, ग्लोमस के बारे में वहाँ दिया हुआ है, वो जनरल पॉइंट्स है ना। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी
कल पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन किया था, अब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फूड विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सेकंड ट्रॉफिक लेवल टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन if the 9000 joule energy of the sunlight is converted into the food by a producer। आपको बोला हुआ है कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, तो पहले क्या होते हैं आपके प्रोड्यूसर, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड नंबर जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ट्रॉफिक लेवल की अगर आप बात की जाए तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना, अगर ट्रॉफिक लेवल की बात की जाए तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपके टर्शरी कंज्यूमर, ये फोर्थ नंबर ना। आपको बोला हुआ है कि 9000 जूल, इसका 10% रूल के अकॉर्डिंग ये कितना 900 जूल, और 10% रूल के अकॉर्डिंग ये कितना 90 जूल। और आपसे पूछा क्या था सेकंड टू थर्ड ना, सेकंड टू थर्ड आपके पास में आंसर आ गया, सेकंड से थर्ड। ट्रॉफिक लेवल की अगर आप बात करेंगे, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये कितना ट्रांसफर हुआ, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ सेकंड पे 900, सेकंड ट्रॉफिक लेवल से यहाँ पे थर्ड पे कितना ट्रांसफर हुआ 90 जूल, कितना ट्रांसफर हुआ 90 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10% रूल आपको अच्छे से पता होगा। गुड, नेक्स्ट अब आ जाइए, पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ट्रू आपसे पूछा है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन कॉन्ट्रिकथीज, कॉन्ट्रिकथीज के अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसी वजह से कॉन्टिन्यूशन के अंदर स्विम करती रहती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन ऑस्ट्रिकथीज 100% ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू प्लेसेंटा इन रेप्टाइल्स, नो। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग आर प्रेजेंट इन रेप्टिलिया, नो। टिम्पेनम के थ्रू ही आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो दैट्स वाई आंसर इज 2। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल जनरल क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा। आप कहोगे सर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, आपको पता चल रहा होगा। मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे एनिमल किंगडम से उठाए हैं, ये क्वेश्चन आपको यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, कॉन्ड्रिकथीज, ऑस्ट्रिकथीज, यहाँ ये जो फर्स्ट 2 to 3 पेजेस हैं इन पे ही मैं आपको घुमा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो, या फिर इससे पहले जस्ट जहाँ पे यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा के अंदर आपको वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के डिफरेंसेस और ऊपर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि कोडेट्स के अंदर आपको पोस्ट एनल टेल मिलेगी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे, डोर्सल साइड के अंदर नर्व कोड, नोटोकोड मिलेगी। वो सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ रहे हो, क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए, टेबल जो आपको दी उसके बिहाफ पे जनरल एक क्वेश्चन 9.45 और जनरल पॉलीसैकेराइड्स के बिहाफ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। सेलुलोज इज अ ब्रांच स्ट्रक्चरल पॉलीमर, स्ट्रक्चरल तो है बट ब्रांच कंडीशन नहीं होती, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, तो ब्रांच कंडीशन नहीं होती, तो फर्स्ट गलत हो गया। GLUT4 इज अ हेट्रोपॉलीमर, GLUT4 इज अ प्रोटीन एंड प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जिंक आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द सेलेवरी एमाइलेज, नहीं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो प्रिडिक्ट किया गया था कि सेलेवरी जो आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज उसके लिए जिंक चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ये स्टेटमेंट भी क्या है गलत, तो ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। सेकेंड नंबर क्या है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए आप क्या बोला गया है, जनरल इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फर्स्ट, cDNA, DNA is formed by the reverse transcription on the RNA template, ट्रू है। इंटरफेरोन इज एन एंजाइम दैट इंटरफेयर द DNA रेप्लिकेशन, नो। इंटरफेरोन पता है ना, इन्फेक्शन कंडीशन के अंदर इंटरफेरोन्स रिलीज होते हैं, कैंसर, HIV अगर आपने ढंग से पढ़े हो तो उनके अंदर आप जाकर के देखें इंटरफेरोन। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लाज्मिड, प्रेजेंट इन द बोथ प्रोकैरियोट्स इन सम यूकैरियोट्स, ट्रू स्टेटमेंट है। DNA लाइगेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, बिल्कुल सही है। अच्छे से देख लें क्या आएगा आंसर, आंसर इज 2। जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसा लगा हो कि क्वेश्चन के अंदर अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं, आप उनके अंदर एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या बोला है, टू क्लोन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय PCR से टू क्लोन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय PCR क्या क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा। PCR से आपको DNA जब अपने एम्पलीफाई करते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्राइमर रिक्वायरमेंट है, यस। क्या DATP रिक्वायर्ड है, यस। DUTP जैसा तो कुछ होता ही नहीं है बेटा, समझ में आई बात।
क्योंकि कभी भी यूरेसिल यूज में नहीं आता डीएनए के अंदर, टेक पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, यस। एटीपी राइबो शुगर होती है इसके अंदर, तो डी एटीपी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपने इसके अंदर यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा ए बी एंड डी। रिक्वायर्ड पूछे ना, ए बी एंड डी, आंसर इज 4। दिख रहा है आपको, सिंपल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, बट इस पे बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रोटेक्ट करेगा। देखें आप, केयरफुली स्टडी द गिवन पिक्चर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर एंड PBR 322, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली पॉइंट आउट द रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1। इको R1 की जो साइट होती है वो कभी भी आपको पता है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन इनके बीच में नहीं होती है। इको R1 आपको अदर देन द एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन साइट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साल1 आपको देखने को मिल जाएगा, BAM-H1 आपको देखने को मिल जाएगा, इधर क्लावन आपको देखने को मिल जाएगा, PST1 है, PUV है, इको R1 की साइट कौन सी रहती है बेटा, इन सभी की साइट आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन है आज का, आपको बताना है P क्या है, आपको बताना है Q क्या है, आपको बताना है R क्या है, आपको बताना है Y क्या है। X मैं आपको बता चुका हूँ, इको R1। और एक और रिमार्क कर देता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ S, ठीक है। तो आपको क्या क्या डिफाइन करना है, P Q R S और S और Y। X मैं आपको बता चुका हूँ, X आपका इको R1, क्लियर। सो आ जाएगा फर्स्ट, गड़बड़ मत करना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, कोयला बैंडेड एंटीटर एंड तस्मानियन टाइगर कैट रिप्रेजेंट्स, ये सभी के सभी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स किसको डिफाइन करते हैं, ये एडेप्टिव रेडिएशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर कट आपकी एनसीईआरटी देती है, किसको डिफाइन करते हैं, ये एडेप्टिव रेडिएशन को। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना के दिया है उसको आप एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना, लेबलिंग पता होनी चाहिए, और उस पर वो भी बताया हुआ है कि आइसो जो है एन आइसोलेटेड बायोजियोग्राफिकल एरिया इन विच द रिजल्ट ऑफ द मोर देन एडेप्टिव रेडिएशंस आर सीन देन रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वो पॉइंट भी आपको क्लियर कट याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए, the inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte in pteridophytes developing from the spore is called। 11th NCERT old NCERT पेज नंबर 36 लास्ट लाइन के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद जब 37 38 पे जाएंगे, 37 पे डायग्राम से 38 पे क्या मिलेगा आपको, प्रोथैलस। और कल आपको इस पे बेस एक क्वेश्चन करवाया गया था जिसमें बोला गया था कि टेरिडोफाइट्स ये कैसे होते हैं जिसका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बोथ आर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। सिंगल वन एंड ओनली एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर आपको इसका जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मतलब स्पोरोफिल जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं, फोटोसिंथेटिक आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी से अगेन प्लांट किंगडम का बाद फिर से ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर एपीपेटलस कंडीशन आपको ब्रिंजल के अंदर देखने को मिले, एपीफिलस लिली के अंदर, मोनोएडल्फस कंडीशन। मोनोएडल्फस कंडीशन का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दिया चाइना रोज, और पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस के अंदर है मोनोएडल्फस कंडीशन जिसमें सेमिनल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है चाइना रोज, एग्जाम्पल क्या है चाइना रोज, मालवेसी फैमिली। सो आंसर इज 3, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए, फिर से आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन जो आने लायक क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोला है कि ओड वन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। बिल्कुल सही है, वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। Lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। बिल्कुल सही है, लाइसोसोम आपको हाइड्रोलिटिक उनके अंदर देखने को मिलेगा। Vacuoles contain water, sap, excretory product। Vacuole contains water, sap, excretory products and other material। बिल्कुल सही है। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus to distinct cis or the maturing phase in the concave and ट्रांस और द फॉर्मिंग फेज। अरे भाई सिस के साथ में मैच्योरिंग कहाँ से आया,
ये तो देखें सिस और मैच्योरिंग, सिस और मैच्योरिंग। सिस और कैसा होता है, फॉर्मिंग फेज, या तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, सिस फेज होती है अगर बात की जाए गोल्जी बॉडी की, तो ये सिस फेज है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, या फिर ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स। ये तीनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेना, सिस है, फॉर्मिंग और कॉन्वेक्स है। और जो सेकंड साइड आपको जहां से ये बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस, या फिर क्या बोला जाता है, मैच्योरिंग, मैच्योरिंग। और लास्ट इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉनकेव। क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉनकेव। तो ये गड़बड़ मत करना बेटा, ध्यान रखना। जनरल जो पॉइंट आपको बताए हैं, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखिए समसूत्री विभाजन, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल, ओके, देयर आइडेंटिटी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट इज लॉस्ट। ये तो टीलोफेज में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होती है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। जब इनका दोबारा से डीकंडेंसेशन होता है और न्यूक्लियर एनवलप बनता है, तो कौन सी स्टेज होती है बेटा, टीलोफेज। क्लियर कट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरेक्टर्स देख करके आपसे डायरेक्टली डिवीजन की फेजेस जो है वो पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मैच द स्टेजेस ऑफ द इंटरफेस विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखिए जीवन, जीवन सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर टू प्रोलिफरेट। ये तो G0 स्टेज होती है बेटा, ये तो G0 स्टेज है, ठीक है। तो डी का वन आपके पास में दो ऑप्शन है, G1 दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट ड्यूरिंग दिस फेज। जीवन स्टेज के अंदर एनसीईआरटी का जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है उसके अंदर जो समरी दी, उस समरी के अंदर आपको क्लियर कट दिया हुआ है। तो ए का क्या आ जाएगा आपका सेकंड, और डी का आपका क्या है 1। एक ही ऑप्शन है बेटा ए का सेकंड, दिख रहा है आपको। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और G2 के अंदर पीरियड ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ आप बोल सकते हैं। क्लियर, सो आंसर इज 3। नेक्स्ट अब आ जाइए, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस के जो फैक्टर्स हैं उन पे बेस पूरा, फोटोसिंथेसिस पे बेस पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से देखिए। CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। डार्क रिएक्शन इज बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, हेंस द रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। लास्ट 6 टर्न ऑफ द कैल्विन साइकिल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 6 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, नो। 6 टर्न से आप सिर्फ एक सिंगल टर्न में एक CO2 को फिक्स करते हो ना, तो 6 टर्न से एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हो। आपसे पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, तो फर्स्ट A, B एंड C दिस ऑल आर करेक्ट, सो आंसर इज 3। क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अगर बात की जाए तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रो, यहाँ पे कोई ATP बनता ही नहीं है। फोस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड, यस। सेकंड कंडीशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोइनोल पाइरुवेट से 2 ATP सिंथेसाइज होते हुए दिखाई देते हैं पाइरुविक एसिड बनते समय। क्या होगा आंसर, आंसर इज 2। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये तो आइसोमराइजेशन प्रोसेस है। 2 फोस्फोग्लिसराइड से फोस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे आपको एक वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई देता है, तो ध्यान रख लेना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपसे पूछा है जिनके अंदर डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन होती है, तो डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन आपको किस में देखने को मिलती है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट 2 पाइरुविक एसिड के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम बढ़िया है। चैप्टर नंबर आपका जो PGR 15 नंबर अच्छे से देख लें, क्या है, एस कर्व, सिग्मोइड कर्व आपको कहाँ देखने को मिलता है, रूट इलोंगेटेड एट द कांस्टेंट रेट आपको एस कर्व देखने को मिलेगा, या फिर सिग्मोइड कर्व जिनके अंदर तो एक्सपोनेंशियल एक टाइम के बाद में आपको ग्रोथ डिक्लाइन देखने को मिलती है, उसके अंदर होता है ना। वेट अ मिनट, एफिशिएंसी इंडेक्स, एबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, जो है एफिशिएंसी इंडेक्स बोला जाता है। तो डी का वन तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है बेटा, आ गया आंसर। ए का 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑलवेज शोज द सिग्मोइडल कर्व। अर्थमेटिक ग्रोथ जो आपको देखने को मिलती है, रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट, आप अर्थमेटिक ग्रोथ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, 100% ट्रू है। सो आंसर इज 3।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, स्टार लगा रहा हूं, एन स्टार 25। क्लियर, गड़बड़ मत करना बेटा। जनरल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्या दिया हुआ है आपको, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को लीड करता है, बिल्कुल सही है। जिब्रेलिक एसिड प्रमोट बॉल्टिंग। साइटोकाइनिन लिटिल शूट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रू है। रूट हेयर फॉर्मेशन, नो। रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए कौन आता है, रूट हेयर फॉर्मेशन इथाइलिन, जो एब्जॉर्बेशन सरफेस को इंक्रीज करता है, दैट्स वाई आंसर इज 4। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा गलत है, कहाँ आ जाएगा आंसर, आंसर इज 4। जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट तो बेटा एक ही तरीका है। अगर मैं जेनेटिकली डिफरेंट की बात करता हूँ, चाहे ऑटोगैमी हो और जिटोनोगैमी हो, जेनेटिकली वो सिमिलर रहते हैं। जिटोनोगैमी आपको स्ट्रक्चरली फंक्शनली ऐसा देखने को मिलता है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट से ही आता है। आपसे पूछे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन can be come on the stigma of a flower by which one of the following strategies of pollination। pollination word बेटा ध्यान रख लेना, सिर्फ और सिर्फ जिम्नो और एंजियो में ही यूज किया जाएगा। और क्या हो जाएगा, जेनेटिकली डिफरेंट आपसे बोला है तो जीनोगैमी। जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब कि किसी अदर प्लांट से सेम स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट से ही पोलन ग्रेन आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में लेकर के जा रहा हूं और इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं अब। 6 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, 6 क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। लगभग 57-58 के अराउंड क्वेश्चंस है टोटल। इधर देखिए आप, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होते हैं, जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज एन आरएनए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ए का 2 दो ऑप्शन आपके पास में। आफ्टर दैट सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन कोडिंग नॉन कोडिंग सभी को आपको मिक्सचर देखने को मिले, उसको सीक्वेंस एनोटेशन होल सेट ऑफ द जीनोम कंटेनिंग ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इज नोन एज सीक्वेंस एनोटेशन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, high speed computational devices for storage and the retrieval and analysis of the data is known as branch, जिसके अंदर इसकी पूरी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सी का आपके पास में क्या आ जाएगा 4। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एट अबाउट 1.4 मिलियन साइट्स आपको देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई आंसर इज 2। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर वहां पर आपको ये प्रॉपर बताया हुआ है सीक्वेंसिंग के बारे में ना। नेक्स्ट आ जाइए, मियोसाइट सेल जिसके अंदर डीएनए की अमाउंट आपको डिफाइन की है, द अमाउंट ऑफ द डीएनए एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन मियोसाइट। अमाउंट दिया है 20 पिकोग्राम और डीएनए दिया हुआ है 20, मतलब क्रोमोसोम दिए हैं 20। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के बाद में क्या होगा, 20 पिकोग्राम और 20 क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये 20 से 40 पिकोग्राम हो जाएगा किसमें, एस स्टेज में। ये 20 के कितने रहेंगे 20। मियोसिस 1 के बाद में कितना हो जाएगा 20 पिकोग्राम और मियोसिस 2 के बाद में कितना हो जाएगा 10 पिकोग्राम। मियोसिस 1 के बाद में कितने हो जाएंगे 10 और मियोसिस 2 के बाद में भी कितने रहेंगे 10 पिकोग्राम एंड 10 पिकोग्राम एंड 10, आंसर इज 3। दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, इस वजह से इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया मैंने। 20 ये आपको कौन सी स्टेज देखने को मिल रही है, ये नॉर्मल स्टेज है। और एस फेज के अंदर ऐसा होगा, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट ये देखने को मिलेगा, आफ्टर मियोसिस सेकंड आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर, नेक्स्ट अब आ जाइए, इधर देखिए, which one of the following characteristic feature always holds true for the corresponding group of the animals। external fertilization in chondrichthyes बिल्कुल गलत है। external ear opening in reptile बिल्कुल गलत है। cartilaginous cranium and vertebral column 100% true statement है। gill slits are separate and without operculum, विदाउट operculum आपको देखने को मिलता है, विद operculum osteochithys के अंदर कंडीशन मिलेगी। आपसे पूछा कि कौन सा फीचर बिल्कुल सही है,
फिर से वही आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन जो उठाया है मैंने, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और स्टार्टिंग के जो आपके कॉन्टिकथिज एंड ऑस्टिकथिज, क्योंकि यहाँ से इस साल 101% क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। फिर से इस पे लगा रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट, समझ में आया, ध्यान रख लेना बेटा। ये जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं इन सभी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए एंटीजन बाइंडिंग। आपको पता होगा पिछले टेस्ट के अंदर भी मैंने भी एंटीबॉडी पे एक क्वेश्चन लिया था, क्योंकि इस साल एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या है, वेरिएबल रीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एट वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन एंड द कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। नो, लाइट और हैवी दोनों ही इन्वॉल्व रहती है ना। कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन एंड द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन, नो। वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन्स, बिल्कुल 100% ट्रू स्टेटमेंट है। कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट एंड हैवी चेन, नो। आपको पता होगा कि अगर एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर अपने ड्रॉ करते हैं तो ये हैवी चेन, इसके साथ लाइट रहता है ना, ये वेरिएबल रीजन होता है और ये कांस्टेंट रीजन होता है। तो कांस्टेंट रीजन के अंदर तो सिर्फ हैवी चेन ही होती है ना, कांस्टेंट रीजन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपको हैवी चेन ही देखने को मिलती है, लाइट चेन होती ही नहीं है। क्लियर, तो गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड लास्ट आई थिंक ये क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट है ना। ये देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। जैसे ही आपके पास में वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपको रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, अब आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ एन एयर विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में, नॉर्मल एक्सपिरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इसके बाद में बचा हुआ वॉल्यूम एन एयर क्या होता है आपका, FRC। ये FRC आपको देखने को मिलता है। TVN ERV, TVN ERV गलत हो गया, ERV and RV बिल्कुल सही है, ERV TVN IRV नो। रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नो। आंसर इज B। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से समझ लें, ये इतना पार्ट इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर बचा हुआ जो एयर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, FRC, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देखें आप, जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। पैंक्रियाज के बारे में हाइपोग्लाइसेमिक बोला जाता है, हार्मोन एक्ट ऑन द हेपेटोसाइट एंड द ग्लूटाथोन ट्रांसपोर्टर, बिल्कुल सही है, इस पे ये वर्क करते हैं। सेकंड नंबर, न्यूरो हाइपोफाइसिस, सिंथेसिस एंड द रिलीज ऑफ अ हार्मोन दैट एक्ट्स ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल, नो। रीनल टिब्यूल पे जो वर्क करता है वो तो एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, बट सिंथेसिस इसका कहाँ पे होता है, सिंथेसिस का हाइपोथैलेमस में होता है। रिलीज सही है, बट सिंथेसिस कहाँ होगा इसका, सिंथेसिस इसका हाइपोथैलेमस में आपको देखने को मिलता है, हाइपोथैलेमस, वैसोप्रेसिन की अगर बात की जाए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया इसका, गलत, मतलब मैच गलत हो गया। पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द अनदर एंडोक्राइनल ग्लैंड, बिल्कुल सही है, आपको थायराइड की डोर्सल साइड में देखने को मिलेंगी ये। पीनियल ग्लैंड लोकेशन एट द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, 100% ट्रू है। फोर ब्रेन का जो बैक साइड का जो पार्ट होता है ना, ये डाइनसेफेलोन के एपिथैलेमस के बैक साइड में यहाँ पे आपको पीनियल ग्लैंड, ये डोर्सल साइड और ये कौन सी, वेंट्रल साइड है। रफली अगर आप इसको डाइनसेफेलोन माने तो ये एपिथैलेमस, ये इसका हाइपोथैलेमस और ये इसकी वॉल जो है थैलेमस, जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह वर्क करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, नेक्स्ट अब आ जाइए, इसके बाद में मैच। ये मैच आपको प्रॉपर बताना है, थैलीसीमिया के अंदर क्या आएगा, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये था आपका मॉक टेस्ट 2, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स अपने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हर तरह के क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से डिस्कस नहीं हुआ। एक बार आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्वेश्चन ये बायोटेक, प्रॉपर बायोटेक के क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद में आपका ये सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, समझ में आया। इसके बाद में आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन से प्रॉपर क्वेश्चन, जेनेटिक्स,
हर एक तरह के क्वेश्चंस अपने लेकर के चल रहे हैं। जेनेटिक्स के बाद में आपको ये देखने को मिल रहा है आपका फिर से सेल साइकिल का सेल डिवीजन, ये आपका एनिमल किंगडम, आफ्टर दैट ये आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी अगेन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये एंजाइम आपका बायोमोलिक्यूल से, ये आपका प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, ये आपका मॉर्फोलॉजी, ये आपका एनाटॉमी, ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन जिसमें डिजीज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगेन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगेन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक एक क्वेश्चन एक एक चीज, अगेन आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड द लोकोमोशन एंड द मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे आपको देखने को मिल रहा है। हर एक तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं पूरे थ्रू आउट ऑफ सेशन, ठीक है। तो वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और प्रिडिक्शन आपको भी पता है कि हर साल जो आपको प्रिडिक्शन देखने को मिलता है उससे बाहर ना तो पेपर अभी तक गया है और ना जाता है, और टचवुड इस बार भी आपको साथ ऐसा ही होने वाला है। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जो आपका नीट का पेपर है 4 मई को, आप इन्हीं सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर आप टाइम स्टैम्प्स के साथ में ड्रॉप कर रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन भी आया है, सर ये क्वेश्चन भी आया है, इस क्वेश्चन के लिए आपने बोला था। तो आप सभी बने रहें अच्छे से, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, और टाइम टू टाइम आपके पास में हर एक लाइव के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। नेक्स्ट जो आपका मॉक टेस्ट होने वाला है वो अभिषेक सर जो है प्रोसीड करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो सेशन रहेगा वो अभी सर बायोलॉजी, अभी नीट बायोलॉजी, इस पे रहेगा। आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेगा, आप जाएं इस पर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, अच्छे से एक एक पॉइंट जो आपको क्रिस्टल क्लियर रहें। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी अभी नीट बायोलॉजी प्लस आरजी एकेडमी, ये आपका मॉक टेस्ट फ्री आरजी एकेडमी जिस पे अभी आपका ये लाइव चल रहा है, ये पूरा प्रॉपर प्रोसीड होगा। तो आपको सर ये स्विचिंग किस वजह से, स्विचिंग इस वजह से कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ से पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मित्तल सर बायोलॉजी पे हैं या फिर अभी नीट बायोलॉजी पे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके बाद में एक फिक्स जो है अपनी चीज़ें प्रोसीड करेंगे। सेम सेशन आपको आज इवनिंग के अंदर मित्तल सर बायोलॉजी पे भी ये मिल जाएगा एज इट इज़। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर हमारा पेपर है, ये है, तो उन सभी को भी देखते हुए मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बट एटलीस्ट नेक्स्ट जो आपका सेशन रहने वाला है मॉक टेस्ट फ्री, अभिषेक सर इसके साथ प्रोसीड करेंगे। जो जैसे ही ये शेड्यूल होता है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अभी सर बायोलॉजी और आरजी एकेडमी, ठीक है। हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एक तो ये पॉइंट, प्लस जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर टाइम स्टैम्प्स के साथ में, जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन देख रहा है इस सेशन को, टाइम स्टैम्प के साथ में चैप्टर का जो नेम है वो आप मेंशन कर दें ताकि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी रहे और डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे वो चला जाए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसी सेशन के अंदर इवनिंग के अंदर आपको अराउंड 4 to 4:30 के अराउंड मित्तल सर बायोलॉजी पे भी सिमिलर जो आपको सेशन मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट सेशन वहाँ पे था, सेम सेशन यहाँ पर भी, ऐसे सभी सेशन होंगे और सभी चैनल्स पे आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। आप कहीं पर भी जाके देखेंगे आपको कंप्लीट मिलेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। जितना भी आपको बताया है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आपका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कि जो इस सेशन की पीडीएफ आपको मित्तल सर बायोलॉजी जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे आपका नेक्स्ट सेशन रहने वाला है। प्लस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, जिसमें ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है, ग्राफ वाली भी हो चुकी है और प्लस आपकी मॉक टेस्ट फर्स्ट की भी हो चुकी है। थैंक यू।